नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, मंजरी जी, सीधे विषय पे आते हैं। जब से ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में देखिए, ओवल ऑफिस का अपना एक महत्व है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस है, यानी काम करने की जगह है। उस काम करने वाली जगह पर ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में काम करने के अलावा जो कुछ बातें हुई, काम तो खैर कुछ हुआ नहीं, यहाँ तक कि खाना-पीना भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ, इतने बड़े मंच पर हुआ और उसको लेके पूरी दुनिया अभी गुन रही है, लेकिन उसके बाद के डेवलपमेंट बहुत तेज हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। एक तरफ शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन के सारे देश वो जो हैं इसके ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हो गए हैं, यूक्रेन के पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला उस समय थोड़ा-सा और दूसरे फ्लेवर में रंगता हुआ दिखाई दिया, जब पोलैंड के पीएम ने ये कहा कि 50 करोड़ यूरोपियंस 30 करोड़ अमेरिकन के सामने भीख माँग रहे हैं। तो ये भी एक नया फ्लेवर दिखाई दिया अमेरिकन्स और यूरोपियंस के बीच में। सच जबकि ये भी है कि यूरोप के अलग-अलग देशों में 80,000 से ज़्यादा वो अमेरिकन सेना और सेना के लोग वो तैनात हैं, यानी वो यूरोप जो कि अपनी सुरक्षा के लिए भी काफी हद तक अमेरिका के सहारे खड़ा हुआ है। लेकिन अब वहां पर 30 करोड़ और 50 करोड़ की बात हो रही है। ट्रंप ने कहां लाके खड़ा कर दिया है पूरे विश्व को और जियो पॉलिटिक्स को। इस बीच में पुतिन जो भाई जो है वो मजे पे मजा ले रहा है और मोदी चचा यहाँ पे चुप है। क्या स्थिति है जब से ट्रम्प और जेलेंस्की का ये पूरा जिसको हम लोग एक तरह से बदकुच्चन नहीं बल्कि उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर भारत में कहीं होता और सामान्य लोगों के बीच में होता तो 151 यानी झगड़ा मार-पिटाई में चालान हो जाता, शांति भंग में चालान हो जाता। योगी जी की पुलिस तो शांति भंग में चालान कर देती। लेकिन क्या सिनेरियो कितनी तेजी से बदला है और अब क्या स्थिति है इस पूरे झगड़े के बाद? ये एक्चुअल हम स्थिति जानना चाहते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे इस झगड़े के बड़े मायने क्या हैं? मंजरी जी। कि ज़ेलेंस्की ज़बरदस्ती घुसाए थे, उनको आना नहीं था, जो शर्तें रखी थी उन्होंने पूरी नहीं की थी। फिर जो हुआ ठीक है, वो सबको मालूम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ज़ेलेंस्की वहाँ से उड़ के सीधे इंग्लैंड पहुँचे, जहाँ पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उनको पैसे भी दिए और आगे सेना के असिस्टेंट की बात भी की। अब 25 कुल जमा टैंक उनके पास हैं। 25 टैंक्स लेकर के अब वो क्या मदद करने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की की, ये स्ट्रैमर बता सकते हैं। कुछ दिनों पहले जो है इनके सेनापति ने कह दिया था कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम माइग्रेंट से निपट सकें। और इसी लाइन पे ट्रंप ने उनसे कहा है पूरे यूरोप से 2 बातें। पहला, यूरोपियन यूनियन के जो गठन हुआ है वो अमेरिका को बेवकूफ बनाने के लिए हुआ है। और दूसरी जो बात और इम्पोर्टेंट कही है कि आपके यहाँ जो रेप हो रहे हैं, जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो लूट-पाट हो रही है, जो इमिग्रेंट्स अत्याचार मचाए, पहले उससे तो निपट लीजिए। उसके बाद जो है अपने आर्मी बना करके उसको भेज करके यूक्रेन की मदद कर लीजिएगा। और ये एक बड़ा सिंपल और बड़ा प्रैक्टिकल सलाह है अगर ये लोग सुन लें। अब आ जाते हैं इन लोगों के ऊपर। देखिए, इनका समर्थन किया गया है पहले तो लक्ज़मबर्ग ने, आइसलैंड ने, माल्टा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा ऑफ कोर्स, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इतनों का समर्थन लेके बैठे हैं। जो अमेरिका की सेना है वो 7,000 जर्मनी में भेजी गई है, पोलैंड में 5,000 है, 1-2 हजार रोमेनिया में। इसमें केवल रोमेनिया एक ऐसा देश है जो ये कह रहा है कि मेरी भूमि का उपयोग करके आप रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। नेटो का एक बहुत बड़ा बेस है जो रोमानिया में है और अक्रॉस द ब्लैक सी क्रीमिया है जो इस समय रशिया के अंतर्गत है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। जो बेसिस ये इस्तेमाल करना चाहते हैं रशियन के खिलाफ, जो कंट्रीज हैं वो मना कर रही हैं कि उनको मालूम है रिवर्स फायर आएगा तो वो तबाह हो जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर रशियन कैपेबिलिटी की भी कर लेते हैं।
देखिए रशिया ने जो ओरशानिक नाम की एक मिसाइल टेस्ट की है, केवल एक उस मिसाइल को ले लीजिए, उन्हें किसी न्यूक्लियर वॉरहेड की ज़रूरत नहीं है। वो बार-बार पुतिन इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप लोग अपना ये एग्रेशन और ये जिद नहीं छोड़ेंगे, तो जो कंट्री का से हम चाहे, जिससे हमको खतरा होगा, हम वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। और रशिया को ये चीज़ केवल रशिया के संस्कार रोक रहे हैं, अदरवाइज़ ये काम रशिया कर चुका होता। अब स्ट्रैमर बहुत इस समय फुदक रहे हैं अ, मतलब ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए, पर अपनी कंट्री को बचाने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है। अब एक भी मिसाइल रशिया ने इंग्लैंड पे दाग दी, तो इंग्लैंड क्या करेगा? ये चीज़ समझने वाली है। अगर हम थोड़ा-सा भी पास में जाएँ तो एक समय जो ये एलिज़ाबेथ थीं, इन्होंने ज़ार को वहाँ पर डिच किया था, जो इनके फर्स्ट कज़िन थे। तो दोनों फैमिलीज़ लिंक्ड हैं और उसी के बाद राजशाही का पतन हुआ, तो हिस्ट्री है वहाँ पर इस चीज़ की। जो ये चीज़ नहीं और भी देख रहे हैं कि इस बीच में रशियन इकोनॉमी बूस्ट की है। रशिया ने जिस तरीके से ब्रिक्स का ऑर्गेनाइज़ेशन किया, कहीं भी युद्ध की छाया नहीं नज़र आई। विश्व में रशिया का प्रभाव बढ़ रहा है, रशिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और भारत की मदद से उनकी बहुत सारी सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए और अमेरिका जो 70% कंट्रीब्यूट करता है नेटो में, वो आपसे विथड्रॉ कर रहा है, ट्रूप्स भी विथड्रॉ कर रहा है, पैसे का सपोर्ट भी विथड्रॉ कर रहा है और आगे की आर्म्स एंड एमिनिशंस वो भेजेगा नहीं। जिसका 70% कोऑपरेशन है। यूरोप अपने बूते पर ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, पर उर्सुला वैन डर लेyen पता नहीं किस नशे में भारत आ गई मोदी जी के साथ। उन्होंने सोचा था अमेरिका का फ्रंट ज़ेलेंस्की संभाल लेंगे, भारत का फ्रंट हम संभाल लेंगे और पूरी दुनिया पे जैसे राज करते आए हैं वैसे राज करेंगे। हमको कुछ सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है। पर दोनों जगह ये लोग बैकफायर करके भारत ने इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं दिया है और बहुत सारी इंग्लैंड इटसेल्फ की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। एक बार कर भी चुकी थी, किसी तरह ऋषि सुनक ने संभाला है। तो जर्मनी जो इनका वो कहना चाहिए प्रोडक्शन पावर हाउस था, उस तक में फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, तो अपना घर इनसे संभल नहीं रहा। और ये ज़ेलेंस्की का घर सँभालने जा रहे हैं, वहाँ से रिसोर्सेज़ लेकर के अपने आप को एनरिच करने वाले हैं। इसमें हम एक फ्रांस की बात कहते हैं। बहुत दिनों से आप मैक्रॉन को बड़ा तड़पता-भड़कता हुआ देखेंगे। वो कारण क्या है कि मैक्रॉन की जो एनर्जी नीड्स हैं, वो न्यूक्लियर बेस्ड थी। अकेला देश था यूरोप में जो गैस से नहीं ऊर्जा लेता था, जिसकी एनर्जी यूरेनियम बेस्ड थी। वो नाइजर, बुर्किना फासो आदि कंट्रीज़ से बनाता था, जो इनके पूर्व ऑक्यूपेशन थे। और वहाँ पर बड़ी अमाउंट में फ्रेंच सेना ऑलरेडी मौजूद थी, तो अब पूर्व का ऑक्यूपेशन कहना गलत होगा, वो उनकी कॉलोनी आज तक थी। जिस रेट पे वो लोग दे रहे थे इनको यूरेनियम, वो बहुत कम रेट थे। वहाँ से इनका सिस्टम उखड़ गया, तो फ्रांस की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी, वो भी खराब हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इंडिया को बेस बनाया है। तो न चाइना से ये लड़ चुके हैं, टैरिफ वॉर में चल रहे हैं। रशिया वो सॉरी यूएसए ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, 25% का टैरिफ लग चुका है। इकोनॉमीज़ कोलैप्स हो रही हैं, अ, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, माइग्रेंट्स अपना उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग तक ये लोग यूक्रेन में लड़ेंगे। मतलब इन शॉर्ट हर चीज़ की कमी होने के का बावजूद यूरोप अब डार्क एजेस में जा रहा है और इसको अगर उर्सुला वैन डर लेyen जैसे लोग चलाते रहे, तो इस चीज़ को कोई रोक नहीं पाएगा। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब पता नहीं इसे यूरोप का दुर्भाग्य कहिए या उसकी नीयत कहिए, जितने भी बड़े लड़ाइयाँ मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, वो भी इन्हीं ने ही लड़ी है और इन्हीं के बीच में लड़ाई हुई है। ये गोरे अपने आप को बड़ा शांति प्रिय भी कहते हैं, ये अपने आप को बड़ा सिविलाइज़्ड भी कहते हैं और सारी लड़ाइयाँ इन्होंने ही लड़ मारी हैं और एक बार फिर जिस तरीके से ये एक चुल यूरोप में दिखाई दे रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, समझने की ज़रूरत ये है कि तुम अमेरिकन सैनिकों के भरोसे हो, अमेरिकन मदद पर तुम आधारित हो।
पुराने रईस हो, वहीं पर हमारे कामरेडों को ये समझ में नहीं आता जब ये बात करते हैं बुर्जुआ की, तो ये बुर्जुआ उनको यहाँ क्यों नहीं दिखाई देते पूरे यूरोप में? उसके नाम से ये नहीं समझ में आता, हैं? इनको दुनिया में हर जगह मनुवादी दिखाई दे जाते हैं, जो अपने जन्मजात श्रेष्ठता से के दम्भ से भरे हुए हैं, लेकिन उनको ये यूरोप नहीं दिखाई देता कि वही कहते हैं ना कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, है ना? तो इस तरह की बात ये कर रहे हैं। पोलैंड वगैरह अच्छा, अब तो इनके अंदर भी बँटवारा दिखाई दे रहा है, जैसे रोमानिया का आपने नाम लिया, स्लोवाकिया अलग राग लपेट रहा है। समझ में नहीं आता, एक आम आदमी को, मैं आम एक दर्शक के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ, जिसको जियोपॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा नहीं समझ में कोई ज़रूरत नहीं, हर आदमी इतिहास का विद्यार्थी रहा हो। आखिर यूरोप में रशिया को लेके ये चुल क्यों मची रहती है? जिसके लिए वो अपनी गुर्बत के समय में भी सैम अंकल यानी अमेरिका से पंगे लेने पर उतारू हो गया। ये कौन-सी चुल है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इज्जत की कोई लड़ाई लड़ रहा हो यूरोप। क्या ऐसी भी कोई भावना है? देखिए, शुरुआत तो इसकी अमेरिका ने की थी, बाइडेन ने की थी। जब यूरोप में राष्ट्रवादी सरकारें थीं, जॉर्जिया मेलोनी जैसे लोग थे, हंगरी में विक्टर ओर्बान थे, तो उनकी सत्ता बदली गई और ये जितने भी ट्रूडो, ज़ेलेंस्की टाइप के लोग हैं, उनको सत्ता दी गई। देखिए, भारत में भी ये पुश कर रहे थे कि राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाएँगे, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। अभी जब मोदी है, तो हटिया हो रही है लोकतंत्र की। ओके? तो ये सारी चीज़ उन्होंने यूरोप में भी की। तो एक मूर्ख के ऊपर उससे सवा शेर, शेर के ऊपर सवा शेर वाली मूर्खता जब वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई है, जिनको पॉलिटिक्स का प नहीं आता, वो यूरोप को चला रहे हैं और नतीजा आपके सामने है। इनके पास कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई वो भी नहीं है, इनको सिर्फ एजेंडा दिखता है और हमारे यहाँ के जो वामपंथी लेखक हैं, उनको पैसा इन्हीं लोगों से आता है। जो यूरोप के राज परिवार है, जो यूरोप के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, तो ये उनकी बुराई कर देंगे तो पेमेंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जद्दोजहद ये है, बाउ टू माय मास्टर। इनके जो आका है वो यूरोपियन है और ये चाहते हैं कि सही हो गलत हो, अगर तुम मेरे आका को सलाम कर दोगे तो मुझे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, मेरी पेमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ पर नरेशन चलाया जा रहा है वो इसीलिए चलाया जा रहा है, बाउ टू माय मास्टर। राजदीप सरदेसाई आदि सब लोग सलाह देते दिख रहे हैं। थोड़ी सी भी ये बात नहीं सोचते कि रशिया 3 साल से इस लड़ाई को अकेले लड़ रहा है। अभी ट्रंप आए ना, दिसंबर तक तो 20 जनवरी तक तो बाइडेन थे, तो बाइडेन और पूरा यूरोप मिलकर के 3 साल में रशिया को हरा पाया नहीं। तो वहां पर ट्रंप को अगर डील करनी हो तो उससे डील करेंगे जो युद्ध जीता है या उससे डील करेंगे जो युद्ध हार रहा है। आपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की बात की, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इंग्लैंड तबाह हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 और 1 उन्होंने इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी जो कि भारतीय सेना थी उसकी मदद से जीती है, अपने लड़ाकों की मदद से नहीं जीती है और यहाँ पर भारतीय सेना मिसिंग है। और वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की, देखिए एक जर्मनी पूरे यूरोप से लड़ रहा था, वो जर्मनी की सेना भी जब रशिया पहुंची तो वहां पर वो हार गए। तो ऐसे रशिया से अब पूरा यूरोप और इधर के भी आए। जान लीजिए कि इनके आर्मी के रेगुलर पैसे की लालच में जॉब छोड़ करके मर्सनरीज के फॉर्म में इनकी तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से लड़ने गए हैं और वो भी फेल हो गए हैं। तो किस आर्मी की ट्रेनिंग और किस फायर पावर की ये बात कर रहे हैं? इनका टैंक म्यूजियम पीस बना हुआ है वहां पर ठीक है। रशिया में, और रशियन हुँ, नेशनल डे पे दिखाया जाता है। मजाक बना करके रखा है रूस ने इनका, लेकिन वही चीज है, ये सारे के सारे इसलिए अपॉइंट किए गए थे ताकि अमेरिका से इंस्ट्रक्शन ले करके उनके काम को ये करे, अपनी बुद्धि का जरा भी उपयोग ना करें। तो ये जी, बुद्धिहीन, आप इनसे फिर अब और क्या वो करेंगे? इनको अभी भी देखिए, डीप स्टेट ने झटका खाया है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक तो बात। वो अभी भी इनको वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कीप ऑन फाइटिंग। तो ये अपनी बुद्धि का ना प्रयोग ना करते हुए ये लड़ते जा रहे हैं। वो साफ जी।
वो साफ दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से अनाप-शनाप स्टैंड लेना, उसी अमेरिका का खाना, उसी अमेरिका के खिलाफ तन के खड़े हो जाना, ज़ेलेंस्की के सर पे कौन से सुरख़ाब के पर लगे हुए हैं, उनके पीछे चले जाना, एक खानदानी लड़ाई की तरह नाक की लड़ाई बना के लड़ना। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में एक चीज़, जब से ये एक नया एंगल यूरोप वर्सेस यूएस या फिर यूरोप वर्सेस ये आपका रशिया, ये एक शेप ले रहा है, ऐसे में इस्लाम जो कि इस पूरी दुनिया के लिए दुनिया के क्या यूरोप हो, क्या अमेरिका हो, इवन चाइना तक में तो उन्होंने छोड़ा नहीं है, भारत इसे अछूता नहीं है, मतलब यू जस्ट नेम एंड दे आर देयर विथ देयर ऑल क्वालिटीज़, यू नो। तो ये एक वैश्विक खतरा है और ऐसे में इनका जो एक इनका एक्सपोज़ होना लगातार, इनके उपद्रव चाहे यूके में हो, चाहे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, इवन अमेरिका में हो और अमेरिका में नेशन फर्स्ट वाली ट्रम्प की सरकार का वापस आना। यहीं जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया मेलोनी, उनका जो है वो कहना एक दक्षिणपंथ और वामपंथ की लड़ाई को बिल्कुल जीता हुआ बताना, मेलोनी ने इसकी शुरुआत की थी। इन सब में ये जो एक बड़ा खतरा है, ये इन गोरों की लड़ाइयों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है भाईजान सुकून से अपनी टोपी लगा के और हर जगह मजा काटेंगे, क्योंकि ये तो मजा हर जगह काटते हैं और पूरी दुनिया को अपनी खेती समझते हैं। इसमें तो इनका कोई दो राय, कहीं से इनका कोई लगाव है नहीं। राष्ट्रवाद से इनका दूर-दूर तक कोई मतलब होता नहीं। जहां तक रही बात इनकी मुस्लिम उम्मा की, तो मुस्लिम उम्मा भी इस समय आएँ-साएँ-बाएँ हुआ पड़ा है। आप चाहे उधर देख लीजिए तो खुद गल्फ वाले पंडित जी लोग जो हैं इनके, दर्शक इसको उल्टा ना समझें। जब मैं गल्फ वाले पंडित जी लोग कहता हूँ तो मतलब जो मनवादी मुस्लिम्स हैं, असली मुस्लिम्स हैं, वही तो भाई सऊदी वाले अपने आप को समझते हैं अरब वाले। अरब के अलावा तो वो बाकी सब कन्वर्टेड ही समझते हैं। ये सब भी ना मतलब हुआ-हुआ करते रहते हैं। तो इन गोरों की सफेद पोशों की लड़ाई के बीच में जो असली खतरा इस्लाम का है विश्वव्यापी, ये कहीं नीचे दब तो नहीं जाएगा और भाईजानों की मौज तो नहीं आएगी। क्योंकि अचानक देखिए पूरे विश्व में ट्रक लेके कुचल देना, फायरिंग करके मार डालना, ये सब बंद हो गया है या खबरों में आना बंद हो गया है। देखिए, सीआईए इज़ मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, ये सीआईए के डॉक्यूमेंट से ही सारी एक्सट्रीमिज़्म निकली है, वरना जब आपने ओटोमन एम्पायर को छिन्न-भिन्न किया था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय, तो इस्लाम बैक सीट पे ले गया था। 70 के अफ़गानिस्तान में लड़कियाँ मिनी स्कर्ट पहन के घूमती थीं, करियर परस्यू करती थीं और ये सारी चीज़ें थीं। लेबनान उस समय पेरिस कहा जाता था, इतना डेवलप था। आज लेबनान की हालत आप देख सकते हैं। तो जो ये लीडर्स हैं यूरोप के, उनको कॉमन पर्सन की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है। उनको अगर मुसलमान उठा ले जाए या इनके छोड़े हुए कोई क्रिश्चियन मर्सिनरीज उठा ले जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वहाँ पर देखिए वो अभी अगर इससे फुर्सत पाएँगे तो एलजीबीटीक्यू में लग जाएँगे। ठीक बात। स्कर्ट्स की हाइट वो करेंगे, फ्लोटिंग जेंडर्स में लग जाएँगे क्योंकि उनके पास मूर्खताओं की कोई कमी नहीं है। और इसको फैशन और उसको ट्रेंड बना करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और लोग इनके चक्कर में पड़ते भी हैं। सो बेसिक थिंग इज़ कि ये ज़मीन से कटे हुए बेवकूफ़ लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बात सही है, जैसे-जैसे हर देश की पैसे कम होते जा रहे हैं, उनके लोग कम होते जा रहे हैं। देखिए, नेचुरली यूरोप की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, क्यों? क्योंकि वो शादी करके बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। डबल इनकम नो किड जिसको ये डिंक्स कहते ठीक। हैं, उनकी संख्या बढ़ती जी। जा रही है, लिव-इन्स बढ़ते जा रहे हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो ऑलरेडी है। उसमें कुछ इधर-उधर चले गए, कुछ काफ़ी हद तक नरसंहार इनका कोविड में हुआ है। लोग बता नहीं रहे हैं पर लाशों से देश के देश पटे पड़े हैं। तो जो इनकी जनसंख्या है उसकी क्लियर पिक्चर अभी किसी के पास नहीं है, वो घट रही है। ऐसे में ये जो इमिग्रेंट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए पावर ही नहीं है। भाई आप ठीक बात। इंग्लैंड का एक केस ले लीजिए, अगर आप मुस्लिम्स के एरिया में जाते हैं तो आप गिरफ्तार हो जाते हैं, वो नो गो ज़ोन कहते हैं। अगर आप पुलिस नहीं इस्लाम जा के खिलाफ पाती है। कुछ लिख लेते हैं, बिल्कुल। तो आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है कि भाई पागल हो गए हो, इलाज करा लो। और ये काम पुलिस करती है, वो अकेले नहीं। एक तो एक फेसबुक पे पोस्ट पे पुलिस घर आती है, साथ में साइकियाट्रिस्ट को लेके आती है, अरेस्ट होते हैं, 4-4 5-5 साल की सजा होती है। जबकि एक लड़की को उठा करके उसके साथ गैंग रेप की सजा 1 साल होती है। तो आप समझ उधर छोड़ लीजिए। दीजिए आप। एक ही हाँ, उदाहरण काफ़ी है मंजरी जी, ग्रूमिंग गैंग इतना बड़ा खुलासा हुआ
और यूके में बबल फूटा तक नहीं, बस थोड़ा-सा हवा-पानी होके बंद हो गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपनी संततियों के लिए, ये अपने समाज के लिए, ये अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए कितने होश में हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है और शायद यही वजह है कि इनका ये प्रारब्ध नज़र आता है। अच्छा एक चीज़, बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी है और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। ट्रम्प से पंगा लेने के बाद ज़ेलेंस्की के कितने दिन बचे हैं? क्या देख रही हैं आप? ज़ेलेंस्की जाएगा? क्योंकि उसने अपने त्यागपत्र का ऑफर दे दिया है, लेकिन साथ में एक शर्त भी लगा दिया है। तो अब वो खेल तो रहा है, वो समझ तो रहा है कि मेरे गए बिना मामला अब सुधरेगा नहीं क्योंकि वो अपने यहाँ लोकप्रिय भी हो रहा है और इतने सारे लोगों को मरवा डाला उसने। तो अब इसका भविष्य क्या है? ज़ेलेंस्की कब तक जा रहा है? इनके यहाँ क्योंकि एक दूल्हा अगर छुट्टी पे चला जाए, तो ये जितने बाराती हैं यूरोपियन यूनियन वाले, ये फिर शांत बैठ जाएँगे। नहीं, ये कोई और दूल्हा वो कर लेंगे, घोड़ा है, बारात है, दूल्हा है, किसी को भी चढ़ा दो, ठीक है। तो इनके यहाँ वही चलेगा। इनका ओल्क्सेंडर दुबिन्स्की नाम का एक एमपी है, जो इस समय जेलेंस्की को इम्पीच करने की मांग कर रहा है। तो इनके यहाँ जो यूक्रेन में ये चीज शुरू हो गई है। आपने देखा जब रूसी सेना वहां पर घुसी तो वो कहते हैं दे आर नो यूक्रेनियन, दे आर ओनली रशियंस। तो जीती हुई पार्टी ये है, जेलेंस्की हटा अगर तो ये पूरा एरिया जाएगा रशिया के अंडर में, और रशिया उस जेलेंस्की जिस दाम पे दे रहा है और जो को वो है उससे सस्ता और उससे ज्यादा क्वांटिटी रशिया देगा, चाहे इनको एल्यूमिनियम चाहिए या कुछ और चाहिए। तो अभी यूरेनियम तक इस चलती लड़ाई में अमेरिका को रूस ने सप्लाई किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किया है। जबकि अमेरिका जब तक बाइडेन के अंडर में था उसने एक एक चीज, स्विफ्ट में डॉलर फ्रीज कर दिए, सैंक्शन लगा दिए, आईसीजे ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, हर कांड किया। लेकिन रशिया ने बहुत शांति से अपने ऑर्डर्स को वो किया जिस चीज का फायदा मिलेगा। ट्रम्प भी एक सुलझे हुए बिजनेसमैन है, उनको एक वो कहना चाहिए ट्रैप और एक ऑफर में अंतर पता है। जेलेंस्की एक ट्रैप है, उनको पता है। पुतिन के तरफ से जो आया है वो ऑफर है, ये उनको पता है। तो वो जो डील होगी पुतिन और जेलेंस्की उसके ट्रम्प के बीच में होगी, जेलेंस्की बीच में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अब ठीक। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो रशिया ने हुँ, रशिया हाउसेस खोले थे पूरे यूरोप में, जहां पर खाने की किल्लत हो गई थी तो वहां पर खाना था, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी और वार्मथ थी। तो वो रशिया हाउस केवल खाना पिलाने और यूरोप की जनता का ख्याल रखने के लिए तो थे नहीं, वहां पर बिल्कुल सही रहने बात। वाले रशियंस ने बहुत सारे काम किए होंगे। तो काफी सारे इनरोड्स रशिया ने यूरोप में बना लिए हैं, पहले से भी बनाए थे क्योंकि पोलैंड ये में आप देख लीजिए यूक्रेनियन अच्छे खासे नंबर्स में हैं, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, मैं उस चीज को कह रही हूँ कि असेट्स तैयार करने में समय लगता है। एसेट पर, ठीक। यूरोप के पुराने जो दिन थे वो पहले ही जेलेंस्की वाला युद्ध शुरू होने से पहले थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था। दो एक जगह पर जो है आप जी, कोविड के बाद प्रेशर देख रहे थे, इकोनॉमी में रिसेशन में जाने के लिए तैयार थी, ये लोग बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। ऐसे में इन्होंने ये लड़ाई छेड़ दी। उसमें रशिया ने रशिया हाउस बनाए जहां पर उन्होंने लोगों को खिलाया पिलाया, तैयार भी किया होगा। बिल्कुल तो काफी ऑब्वियस है। सारे इनरोड्स जो है रशिया वहां पर बना चुका है। तो आप अगर बहुत ज्यादा मदमस्त हाथी की तरीके से रूस के ऊपर अटैक करने जाएंगे तो आपके अपने देश में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण बिल्कुल। आपको ये चीज बैक ट्रैक करनी पड़े। बिल्कुल और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन अपना आत्मावलोकन नहीं कर पा रहा है, वो खुद को एक्सेस नहीं कर पा रहा है कि उसके घर के अंदर कितने छेद हैं और उन छेदों से कितना रशिया का पानी और रसिया का खाद पानी ये दोनों बह रहा है, ये उनको नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प चचा जो है ये सारी चीज़ जान रहे हैं इसलिए बड़े आराम से वो यूरोपियन यूनियन के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी धमकी दे दी है कि भैया हम तो जो जितने भी यूरोप में हमारे सैनिक हैं, हम काफ़ी संख्या में उनको वहाँ से विथड्रॉ कर उठा लेंगे। लेंगे। और प्राण इनका सूख रहा है। तो उधर ज़ेलेंस्की चिल्ला बैठा कि ठीक है हमको नाटो का मेंबर बना लो, हम रिज़ाइन कर देंगे। मतलब गजब-गजब! एक ऐसे एक लग रहा है कि सेकेंड, जैसे नेटो का मेंबर इसलिए नहीं बना सकते, तब जेलेंस्की की लड़ाई उसमें इन सब की हो जाएगी। सबकी हो नेटो जाएगी और की एक कोई नहीं शर्त है, लेना वन चाहेगा। फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल, वो उनकी तो वहां पॉलिसी है, पर वो ये उसमें चीज, बहुत बड़ा बिल्कुल, उसमें तो बड़ा बड़ा इसीलिए तो टेक्निकल जब पेंच है। बाइडेन थे तो भी इसको अपना पार्ट नहीं बनाया। नहीं बना पाए। आज बिल्कुल, बाइडेन प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसको नेटो का पार्ट बना लो। खुद बाइडेन ने इसको नेटो का पार्ट नहीं बनाया था कि सबको रशिया की फायर पावर से डर लगता है।
डर जी। लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने आपने बाइडेन की याद दिला दी और इनके इस दोगले स्टैंड की याद दिला दी, तो मुझे कांग्रेस याद आ गया है। चीन से जो है तमाम तरह की गलबैयाँ करते रहे। इनके चाचा नेहरू जो है चीन को ज़मीन दे दी है, और जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, तो चीन से लड़ लो, चीन से दबते क्यों हो? इस तरह के पाखंडी नारे कांग्रेस हमारे यहाँ लगाती है। कुल मिला के स्थिति ये है कि यूरोप अपनी स्थिति समझ नहीं पा रहा है, अपनी ताकत कितनी बची है ये समझ नहीं पा रहा है, और ऐसे में चाइना, नया प्रेम तो हमारे यहाँ के कामरेडों के लिए है ही है, उनका मक्का है, उनका मदीना है, उनकी ससुराल है, उनका नैहर है, उनका सब कुछ है। लेकिन पुराना प्यार यानी कि यूएसएसआर, जिसका बचा हुआ रशिया, ये भी तो पुराने कामरेड रहे हैं, लेकिन पुरानी मोहब्बत हो गई है कामरेडों की। इसलिए यहाँ पर ज़ेलेंस्की को अपने कंधे पर बैठा के हमारे यहाँ जो लेफ्ट लिबरल और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बिरादरी है, वो घूम रही है। ये भी गज़ब है, उधारी के सिंदूर से अपना माँग सजा के और कुछ दिन सुहागिन होने का आनंद उठाते रहने के ये शौकीन हैं। लेफ्ट तो भारत में हमेशा से इसी लायक रह गया है। कांग्रेस के साथ राजनीतिक लिविंग रिलेशनशिप, उसके बाद 4.5 साल सत्ता भोगो, आखिरी 6 महीने में 3 तलाक दो, और उसके बाद जनता के दरबार में उतर के वही 2 ढाई परसेंट मैक्सिमम वोटों का हलाला करवाओ, और उसके बाद बाकी 4.5 साल फिर कांग्रेसी सत्ता के साथ बैठ के अपना मुँह काला करो। यही भारत में कामरेडों का इतिहास रहा है। इसलिए इन्हें बाहर के कहानियों पर घुंघरू छनकाने की हमेशा से आदत रही है। बहरहाल, ये जो कुछ भी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है दर्शकों, हमने ट्रम्प और ज़ेलेंस्की एपिसोड के बाद क्या स्थिति बदल रही है, कैसे बदल रही है, इसका मंजरी जी के ज़रिए एक आसानी से समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको ज़रूर इस राजनैतिक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस सिनेरियो का अंदाज़ा हुआ होगा। आगे जैसे इस पर कुछ और डेवलपमेंट होगा, मंजरी जी के साथ हम फिर आपके बीच आएँगे। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।